कोलकाता आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और उनकी हत्या का मामला, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह मिल रही है कि आरोपी जो है संजय रॉय, उसका डीएनए मैच हो गया है। डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग कराई गई है। सीएफएसएल की टीम ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग करवाई और साथ ही अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी के तौर पर उभर रहा है। मौके से जब्त दूसरी चीजों से भी डीएनए मैच किया गया है। रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास बहुत से सबूत हैं। अब सीबीआई को साइंटिफिक टेस्ट के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। तो मौके से जब्त चीजों से डीएनए मैच हो गया है आरोपी संजय रॉय का। अब तक की जांच में आरोपी संजय रॉय ही मुख्य आरोपी के तौर पर उभरा है। संजय के खिलाफ सीबीआई के पास अब पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं, मतलब केस मजबूत हो चुका है, सबूत मिल गए हैं। अब कानून की कसौटी पर जब यह मामला कसा जाएगा तो संजय रॉय किसी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके बच नहीं सकता। सीबीआई ने गहराई से जांच की है, डीएनए मिलान हो गया है। आखिरी दौर में रेप मर्डर केस की ये जांच पहुंच चुकी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास अब काफी सबूत इकट्ठा हो गए हैं और बड़ा खुलासा ये, जो सबसे बड़ा सबूत भी आप कह सकते हैं, आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। मौके से जब्त जो अन्य चीजें हैं वहां पर भी ये डीएनए मैच हुआ है। पीड़िता के साथ डीएनए मैच हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में न्याय के लिए समाज का सहयोग मांगा है। मां ने पीड़िता के शिक्षकों को शुक्रिया कहा। मेरी बेटी मरीजों की सेवा करना चाहती थी, यह भी मां की तरफ से लिखा गया है। न्याय के लिए समाज सहयोग करे, यह पीड़िता की मां की चिट्ठी है, जिसमें पीड़िता की मां ने शिक्षकों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बेटी की भावनाएं व्यक्त करते हुए कि किस तरीके से जो डॉक्टर बिटिया है वो समाज सेवा करना चाहती थी, लोगों को अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी और ऐसे में अब उसके लिए इंसाफ जो है वो इंसाफ, समाज को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अपील, न्याय के लिए समाज का सहयोग, जो पीड़िता की मां ने चिट्ठी लिखकर मांगा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस समय हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, निपुण सहगल और साथ ही आप देख रहे हैं मनोज वर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले मनोज का रुख करते हैं और मनोज से जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा जिस तरीके से वो डीएनए वाली मैचिंग हो गई है, मतलब सीबीआई के हाथ में बेहद पुख्ता सबूत अब लग गए संजय रॉय के खिलाफ। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीबीआई के हाथ में एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत इस वक्त लग चुका है। हालांकि इसकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है, लेकिन जो डीएनए सैंपलिंग हुई है, जो एग्जिबिट्स वहां से उठाए गए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ संजय राय का ही जो डीएनए सैंपल है वो मैच कर गया है। यानी कि जैसे पहले शक जताया जा रहा था कि इस मामले के अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं, अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि सिर्फ संजय राय ही इस पूरे के पूरे कत्ल में और रेप कांड में शामिल था, उसके अलावा कोई और शामिल नहीं था। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो अभी एम्स के डॉक्टर्स को भेज दी गई है। वो एक पूरी फाइनल रिपोर्ट बना करके सीबीआई को दे देंगे और सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जल्दी इसमें फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, यानी कि चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। और ये जो डीएनए मैच कर गया है, ये एक बेहद साइंटिफिक पुख्ता सबूत है संजय राय के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूती जो है इस केस के अंदर सीबीआई को इस वक्त मिल गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ मनोज, वो जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कुछ बातें सामने निकल कर आई थी कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय कुछ और कह रहा है, उसको लेकर यहां पर जो मामला है, अब डीएनए जो मैच हुआ है उससे कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो डीएनए है वो बिल्कुल मान्य है और पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन अगर पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कुछ और सबूत मिल जाते हैं तो वो मान्य होते हैं। तो लेकिन अब जिस तरीके से जो एक साइंटिफिक एविडेंस अब सीबीआई को मिल गया है, तो केस में एक बहुत मजबूत अब जो कड़ी है वो सीबीआई के हाथ लग चुकी है और सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जल्दी इस मामले की जो चार्जशीट है वो अदालत में पेश की जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोगों
लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन सीबीआई इस पर भी गौर कर रही है कि हो सकता है कि ये जो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कुछ और जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि नार्को टेस्ट या इसके अलावा और कोई टेस्ट जो है वो भी शायद उस पर करने पर सीबीआई विचार कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से डीएनए मैच कर गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है संजय राय के खिलाफ। जी, आप रहिए मेरे साथ मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई के बाद ईडी का शिकंजा कस रहा है। डॉक्टर संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड चल रही है और इसी बीच डॉक्टर संदीप घोष के रहस्यमय लोग का खुलासा भी हो रहा है। डॉक्टर संदीप घोष का एक और घर है नॉर्थ 24 परगना के क्यानिंग के नारायणपुर गांव में। यहां पर भी डॉक्टर रॉय का एक घर मिला है और इस घर का नाम संगीता संदीप विला है। सूत्रों का दावा है 2 कारोबारियों संजीव चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती ने जामिनी प्रोजेक्ट के नाम पर 100 बीघा जमीन खरीदी। यहां करीब 2 बीघा जमीन पर संदीप घोष का यह बंगला है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक संदीप घोष अक्सर अपने परिवार के साथ यहां आता रहता था। और इस बीच आपको जानकारी दे देते हैं, संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर संदीप घोष की याचिका को खारिज कर चुका है। इस समय का ये बड़ा अपडेट जो मैं आपको दे रही हूं, डॉक्टर संदीप घोष ने भ्रष्टाचार केस की अलग जांच की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सीबीआई को नहीं बताएंगे जांच कैसे हो। डॉक्टर संदीप घोष ने याचिका में दलील दी थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं निपुण सहगल से कि जिस तरीके से कानून को अपनी ढाल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से खटखटा दिया गया था, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष को बैरंग वापस लौटा दिया। निपुण, बिल्कुल बैरंग वापस लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जांच की निगरानी हम स्वयं कर रहे हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार के केस का लेना देना है या नहीं। रेप मर्डर के मामले से आपका पक्ष सुनने की ना तो हाईकोर्ट को ज़रूरत थी जब हाईकोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया और सीबीआई को जांच सौंपी, ना यहाँ आपको पक्ष बनने की या आपकी बात सुनने की हमें कोई ज़रूरत है। सीबीआई जांच कर रही है, हम सीबीआई को नहीं बताएंगे। दरअसल संदीप घोष ये कहना चाह रहे थे कि उनका पक्ष, उन्होंने पक्ष बनने के लिए याचिका दी थी हाईकोर्ट ने, लेकिन मौका नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं थी आपको सुनने की, पीआईएल पे दिया हुआ आदेश है। संदीप घोष की दूसरी मांग ये थी कि बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट कहे कि उसकी जांच अलग हो और रेप मर्डर केस की जांच अलग हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और सीबीआई से हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, लेकिन आपको सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। मनोज वर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में इस समय प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार ईडी ने किया। इस वक्त अमानतुल्लाह खान ईडी की ही कस्टडी में है और उसी को लेकर इस समय आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं किस तरीके की तस्वीरें अभी आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में नजर आ रही हैं। कौन कौन बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर बीजेपी का घेराव करने के लिए? दीपक। रोमाना तस्वीर आम आदमी पार्टी का ये पुराना दफ्तर है। हालांकि दफ्तर यहाँ से इनका शिफ्ट हो चुका है दूसरी जगह पर, लेकिन पुराना दफ्तर इसलिए क्योंकि राउज एवेन्यू मार्ग पर पड़ता है और यहीं पर बीजेपी का मुख्यालय भी है। अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई थी 4 दिन पहले, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं पाई गई, जिसके खिलाफ पहले एसीबी ने जाँच की, फिर सीबीआई ने जाँच की और अब ईडी जाँच कर रही है। और ईडी ने कहा कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर मोर्चा खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं हाथों में तख्तियां लेकर और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बेहद गलत कार्रवाई है। आप नेताओं के खिलाफ अवैध गिरफ्तारी की जा रही है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है और ये इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और बड़े विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं बाकी नेताओं से। यहाँ पर कुछ विधायक भी पहुँचे हुए हैं। सर, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं क्यों?
देखिए, इस समय पूरे देश के अंदर और स्पेशली दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायकों को ये जबरदस्ती का जो इनका टूल है उसको मिसयूज कर रहे हैं और इन्होंने हमारे बहुत सारे नेताओं को जबरदस्ती दी के नाम से डरा धमका के जेल में डाल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जी पे इन्होंने बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के इन्होंने ईडी का केस बना के उनको जेल में डाल दिया। ऐसे ही इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के साथ किया था और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इनके ऊपर एक भी केस साबित नहीं होता। कहा तो ये जाता है ना कि जब भी आपके खिलाफ कोई जांच शुरू होती है तो आप कह देते हो कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। जांच क्यों नहीं होने देते आप लोग? क्यों पहले आरोप? जांच के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस तो हो, कोई पुख्ता सबूत तो हो। आप किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हो क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए आप उनको जेल में डाल रहे हो। ठीक है, तो ये नाराजगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम लोग करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको लेकर चलूंगी, जहां राजधानी शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। संजौली इलाका है और यहां पर मस्जिद के निर्माण से विवाद बढ़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोला। अवैध निर्माण इस मस्जिद में हुआ है। इसी को लेकर आज भी, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को मुस्लिम समाज जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचता है, तो जुमे की वजह से शिमला में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर, अतिक्रमण कर इस मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। प्रशासन की नाक के नीचे मस्जिद का ये निर्माण चलता रहा, लेकिन प्रशासन चेता नहीं। और इसके बाद देखिए किस तरीके से हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन की। ये तस्वीरें कल की हैं जो आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन होता हुआ देख रहे थे आप। और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज के लिए जाहिर सी बात है यहां लोगों का जमावड़ा होगा इस मस्जिद में, तो उसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, हालात काबू में रहें, कानून व्यवस्था का कोई मसला ना खड़ा हो जाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है सचिन? जी रोमाना, मस्जिद जो है क्योंकि आज जुमे की नमाज है तो मस्जिद के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। हिमाचल पुलिस के जवान लगे हैं जो मस्जिद के चारों तरफ जो हैं आने जाने वालों को देख रहे हैं और जो रिहायशी जो लोग हैं उनके अलावा जो घर हैं उनके अलावा किसी को इस एरिया में आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आज शांति है। जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से भी कोई विरोध प्रदर्शन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कल जो हियरिंग जो इस मामले में होनी है, सुनवाई जो होनी है, जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पे सारी तमाम निगाहें हैं कि उस सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है और उसके बाद ही हिंदू संगठन भी अपनी जो है अगली रणनीति जो है वो तय करेंगे। पर फिलहाल टेंशन है शिमला में जो है और तमाम प्रशासन जो है वो जो है एहतियात बरत रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने के लिए तमाम पुलिस फोर्स जो है वो जो है तैयार है। पर सवाल यही है कि ये जो मस्जिद बनी है उसको लेकर जिस तरीके से हिंदू संगठन जो है आरोप लगा रहे हैं कि अवैध है, तो ये अवैध के जो है आरोप लगाना एक अलग बात होती है और ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा कोर्ट जो है, अदालत तय करेगी कि ये मस्जिद जो है अवैध है या नहीं है। मस्जिद अवैध है या इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, कुछ एक फ्लोर्स जो हैं वो अवैध हैं, वो नियमों को ताक पर रख के बनाए गए हैं। तो ये कल जो है फैसला इस पे आ सकता है और कल के फैसले पे जो है सबकी निगाहें हैं और हिंदू संगठन भी उसके बाद ही अपनी रणनीति जो है वो तय करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सचिन। देखिए, शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया, कह रहे हैं सभी लोग शांति बनाए रखें, निर्माण का फैसला जो है वो कोर्ट करेगा। लोगों में गुस्सा बहुत है, ये जयराम ठाकुर की तरफ से कहा जा रहा है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मामले में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सियासी आर पार इस मस्जिद को लेकर, अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जनभावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी जिस दायित्व का जिक्र कर रहे हैं उस दायित्व को निर्वहन वो करें। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए तो इन सारी चीज़ों की जांच होना और उसमें वेरिफिकेशन, मुझे लगता है कि जो मांग की गई है उस मांग को पूरा करना चाहिए। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है
भावना में भय करनी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है। जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। तो शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनका बयान सामने आ गया है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जा करने दिया, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। इसका सबूत विधानसभा में एक मंत्री ने ही दे दिया। एनआरसी सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जरूरत है, ये मांग गिरिराज सिंह की तरफ से की गई है। राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते। शिमला में सरकार ने जवाब दिया, ये मंत्री ने कहा वो सरकार की ज़मीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है। लोग उसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। कुछ मस्जिदें आतंक के भी स्थान बनते जा रहे हैं। आइए आगे बढ़े, बात करते हैं मध्य प्रदेश से आई बड़ी खबर की। उज्जैन में दिन दहाड़े रेप पर सियासत गर्मा गई है। मोहन यादव सरकार पर पूर्व सीएम कमलनाथ का निशाना। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, ये कमलनाथ कहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में रेप लूट के केस सामने आ रहे हैं, तो कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रेप और लूट जैसी घटनाएं दिन दहाड़े अगर सड़क पर हो तो उस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था कहां है। मोहन यादव सरकार पर कमलनाथ का निशाना। देखिए, बड़ी खबर है। अब उज्जैन में दिन दहाड़े रेप पर सियासत किस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। मोहन यादव सरकार पर कमलनाथ का ये निशाना है। सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनवाते हैं। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। छतरपुर में भी बंदूक की नोक पर एक बस को लूट दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आपने सुना। अब आपको बताते हैं आखिर उज्जैन में हुआ क्या है जिससे पूरा देश सन्न है। उज्जैन में दिन दहाड़े रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ। आरोपी ने सड़क पर खुलेआम महिला से रेप किया। लोग वीडियो बनाते रहे और किसी ने वहां पर महिला की मदद नहीं की। देखिए, आरोपी ने सड़क पर खुलेआम महिला के साथ रेप किया और उसके बाद क्या हुआ, लोग वहां पर मौजूद थे जो वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी महिला की वहां मदद नहीं की। आरोपी ने शराब पीकर महिला के साथ रेप की इस वारदात को अंजाम दिया। रेप का वीडियो कोयला फाटक इलाके का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस पूरे के मामले में अपडेट है। और जिस जगह वारदात हुई वहां बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, वहां पर आसपास लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की महिला की, जिसके बाद से वीडियो लगातार वायरल और बहुत सारे सवाल। और इसी पर सियासत अब किस तरीके से हो रही है वो भी आपने सुना। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे के मामले को लेकर, सुनवाते हैं। युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। चूँकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल FIR दर्ज की और तुरंत ही FIR के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
अब आपको उज्जैन में जिस जगह पर यह वारदात हुई वहां से हमारे सहयोगी हैं विक्रम सिंह, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में जो दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है वो इसी कोयला फाटक चौराहे के समीप का है। देखिए आप, ये जो कोयला फाटक चौराहा है, यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आवागमन होता है और आरोपी ने सबसे पहले जो मदिरा की दुकान है, शराब की दुकान जो चंद कदमों की दूरी पर है, उस शराब की दुकान पर शराब खरीदी, उसने शराब पी, इसके बाद इस दरिंदगी को अंजाम दिया। जो फिलहाल यहाँ पर जो दुकानें अस्थायी रूप से बनी है, इसी फुटपाथ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो फुटपाथ है, यहाँ पर अस्थायी दुकानें बनती है, लेकिन जो आरोपी है उसने इसी का फायदा उठाकर इसी मुख्य बाजार में वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने जब वारदात को अंजाम दिया, जब कई लोगों ने इसे देखा, कई लोगों ने वीडियो भी बनाया, लेकिन किसी ने इस वारदात को रोकने की कोशिश नहीं की। घटना 4 सितंबर की है, लेकिन जब इसका वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और महिला को 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी करने जा रही है और पुलिस अधिकारियों से जब हमारी बात हुई है, उनका ऐसा कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त धाराओं में, कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी से इसी जगह पर लाकर उससे पूरे घटना की पूरी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। तो देखिए, हैरान करता है ये मामला कि सरे बाजार आरोपी महिला का रेप करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता तक नहीं की, हेल्प नहीं की। उज्जैन रेप केस पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बोले। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में जंगल राज है और एमपी बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर पलटवार। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, वीडी शर्मा कह रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही एक्शन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री, क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान, क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पर बोलते नहीं आता है? सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके। जरूर वहाँ पे जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना, दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई। और वो जो घटना, उज्जैन की घटना जो बता रहे हैं, उस घटना के बारे में बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण है।